ये कहानी है एक ऐसे महान और मधुर गायक की जिनकी आवाज एक शोमैन की आवाज थी, जिनके देहांत के बाद द ग्रेट राज कपूर साहब ने कहा था कि मेरी आवाज इस दुनिया से चली गई। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में जन्मे माथुर परिवार के एक ऐसे हैंडसम नौजवान जो दिखने में किसी हीरो से कम नहीं थे। फिल्मों में अभिनय किया तो छाप छोड़ दी, लेकिन अपनी पसंद संगीत को हमेशा श्रेष्ठतम माना और जब गाना गाया तो अपने आदर्श को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं यह गाना उन्होंने खुद तो नहीं गाया। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे कि ऐसे सिंप्लिसिटी वाले सिंगर के बारे में जिनकी आवाज सुनने में इतनी आसान लगती है और गाने में उतनी ही कठिन। बात कर रहा हूं द ग्रेट लेजेंडरी सिंगर मुकेश चंद माथुर जी के बारे में, जिन्हें हम सभी प्यार से मुकेश भी कहते हैं। बातें सितारों की में इस संस्करण में बात करेंगे द ग्रेट लेजेंडरी गायक मुकेश जी के बारे में। दोस्तों, मुकेश जी के बारे में हमने जितने किस्से जितनी बातें आपको बताई, उनमें से हमने उनकी गायकी पर बहुत कम ही किस्से आपको सुनाए। हमने यह जाना कि किस कदर उन्होंने शैलेंद्र जी से अपनी मित्रता निभाई, किस कदर लता जी उन्हें अपना बड़ा भाई मानती थी, राज कपूर साहब के जीवन पर मुकेश जी का कितना बड़ा असर रहा, लेकिन उनकी अपनी गाने की शैली जिसकी वजह से वे इतने मशहूर हुए, आखिर उसके पीछे उनकी मेहनत कितनी रही होगी। आइए इस किस्से में हम वही जानते हैं। दोस्तों, एक फिल्म आई थी सारंगा। फिल्म सारंगा की धुन जरा सी अटपटी सी या यूं कहें थोड़ी सी कम कसी सी लग रही थी, और ये दौर ऐसा था जब धीरे धीरे वेस्टर्नाइज म्यूजिक भी आ रहा था या फिर ढोल ताशे बज रहे थे गानों में, तो उन्हें ज्यादा तवज्जो दी जा रही थी आवाज के बराबरी पर। लेकिन होता यूं था कि सबकी आवाज का अपना एक टेक्सचर होता है। रफी साहब का अपना एक अंदाज है, किशोर दा की दमदार आवाज थी, लता जी तो हरफन मौला थी ही, लेकिन मुकेश साहब जो थे वो सदाबहार, एकदम सादगी पसंद, जरा धीमी आवाज, लेकिन ऐसी आवाज जो दिल को छू जाए। ऐसा ही किस्सा गुजरा सारंगा फिल्म की रिकॉर्डिंग पर। फिल्म के गानों की रिकॉर्डिंग हो रही थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, स्टारडम पर होने के बावजूद आजकल कई ऐसे आर्टिस्टों के बारे में सुनना पड़ता है कि हम एक टेक के बाद दूसरा टेक देंगे तो उसके पैसे लेंगे, हम इतनी रिहर्सल नहीं करेंगे, हम इतनी बार स्टूडियो में नहीं आएंगे या इतना वक्त नहीं देंगे, आपको जो गवाना है हमसे गवा लीजिए। जब व्यक्ति सितारा बनता है तब इस तरह की बातें करता है कि भाई मैं तो सफल हूं, मेरी आवाज ही बिकती है, तुम चाहे जैसा गवा लो, लेकिन वक्त बहुत कम है, जल्दी गवा लो। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति मर्सिडीज में घूमता हो, जिसकी आवाज पर फिल्में हिट हो जाती हो, राज कपूर जिस शख्स को कहता हो कि मेरी आवाज मुकेश है, तो सोचिए उनका अभिमान कितना बड़ा होना चाहिए। और इंडस्ट्री में उनकी तूती भी बोलती थी। ऐसा नहीं कि वो कोई बात कहे और कोई ना कह दे, लेकिन फिर भी फिल्म सारंगा के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में धुन में अपनी आवाज मिलाने के लिए मुकेश साहब ने लगभग 10 घंटे रियाज किया, लगातार 10 घंटे। फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर कहते रहे कि धुन बहुत अच्छी बन चुकी है, आपकी आवाज सेट हो चुकी है, चलिए रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन मुकेश साहब कहते थे नहीं, पहले मेरी आत्मसंतुष्टि जरूरी है, मैं अपने काम के साथ बेईमानी नहीं कर सकता। 10 घंटे रिकॉर्डिंग की रिहर्सल करने के बाद उन्होंने वो टेक दिया, और क्या सदाबहार नगमा निकला फिर। तो दोस्तों, ये जो सादगी भरे गाने हम मुकेश साहब के सुन लेते हैं और सोचते हैं वाह कितने इत्मीनान से गाया है, कितने आराम से गाया है, असल में उस आराम को लाने के लिए बहुत बहुत ज्यादा मेहनत की है मुकेश साहब ने। ऐसा ही एक किस्सा बहुत ही मशहूर गाने से जुड़ा है दोस्तों। होता यूं था कि जब भी गाने में जरा उतार चढ़ाव है या इंस्ट्रूमेंट का कुछ दमदार असर है या ऐसे गाने जिनमें अचानक से कोई इंस्ट्रूमेंट बजने लग जाएगा फिर रुक जाएगा, इस तरह की कुछ आड़े टेढ़े टेम्पो के गाने होते हैं, तो ऐसे गानों के लिए मुकेश साहब को तवज्जो नहीं दी जाती थी। ऐसा कहा जाता था कि नहीं, इनकी आवाज जरा सीधी है, ये गाना जरा ऐसा है, जरा देसी है, जरा एकदम फोक है, इनको थोड़ा मिड रेंज का गाना गवाएंगे। अब गाना तो मिल गया और मौका भी मिल गया मुकेश साहब को। मुकेश साहब जो है वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंचे। अच्छा, वो ज्यादा बोलने पर बिलीव नहीं करते थे लोगों को कि वो कितने टैलेंटेड है या वो क्या कर सकते हैं। उनकी कोशिश हमेशा खुद को परखने की होती थी, इसलिए वो खुद के साथ एक्सपेरिमेंट करते थे, रिहर्सल बहुत करते थे। अब गाने की रिकॉर्डिंग शुरू हुई।
सारे साजिंदे बैठ गए अपने साथ इंस्ट्रूमेंट लेकर, और जैसे ही मुकेश साहब ने ये गाना गाया, म्यूजिक डायरेक्टर से लेकर उस स्टूडियो में मौजूद स्टाफ, प्यून, सारे साजिंदे, म्यूजिक डायरेक्टर्स प्लस म्यूजिशियंस सब हैरान रह गए। इतनी मधुर आवाज मुकेश साहब की सभी के कानों में पहुंची कि जो साजिंदे थे उन्होंने ऑटोमेटिकली अपने साजों के आवाज को, धुनों को, तालों को बिल्कुल मुकेश साहब की आवाज के नीचे पिरो लिया, और उन्होंने कहा इस आवाज से ऊपर संगीत बजाना संगीत के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि ऐसी आवाज इन सभी साजों के भी ऊपर होती है। और दोस्तों फिर क्या था, वो गाना इतना मशहूर हुआ कि लगता है मानो वो गाना नदी किनारे बैठकर किसी गायक ने खुद रिकॉर्ड किया है। और गाने की बोल आपको याद होंगे, मैं गुनगुनाऊंगा, मेरी आवाज उतनी अच्छी नहीं दोस्तों, लेकिन मुकेश साहब का गाना है इसलिए हिम्मत कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने इतनी सादगी से गाया है कि लगता है कोई भी उस गाने को गा सकता है। लेकिन असल में जब गाने की कोशिश करो तो पता लगता है नहीं, सिर्फ मुकेश जी ही गा सकते थे। गाने के बोल थे दोस्तों, ओहरे ताल मिले नदी के जल से, नदी मिले सागर से, सागर मिले कौन से जल से, कोई जाने ना ओहरे ताल मिले। तो दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत नगमा किस कदर हिट हुआ, ये आप अगर आज की जनरेशन के नए लवेले लोग हैं तो आप जरा अपने पिताजी या दादाजी से पूछिएगा कि रेडियो के जमाने में, इवन आज के जमाने में भी आप इंटरनेट पे खोल कर देख लीजिए, मुकेश साहब के जितने गाने हैं सारे सुपर डुपर हिट हैं। एक ऐसा गाना नहीं है जो यादगार नहीं हुआ। सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ यादगार मेमोरेबल सॉन्ग देने में मुकेश साहब, रफी साहब और किशोर दा से भी बहुत आगे थे। तो दोस्तों कंपैरिजन कभी किसी फनकार का किसी के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि अभी मैं मुकेश जी के मोड में हूँ तो पता नहीं क्यों सुबह से शाम तक उन्हीं की बातें याद आ रही है। तो दोस्तों अगले एपिसोड में मिलूंगा मुकेश जी के जीवन से जुड़ा हुआ एक और नायाब किस्सा लेकर।